हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आई एम भूमिका प्रजापति। तो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। हमारा 6th लेक्चर है। आज हम जैनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, फिर चाहे वो CGL में हो, CHSL में हो या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको कंपाइल कर दिया ऐसे एक लेक्चर में। और ये लेक्चर जो है आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा। सो मेक श्योर लेक्चर को एंड तक देखिए। यहाँ पर PYQ के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। एडिशनल क्वेश्चंस के अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी, राइट। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर हु वॉज नोन इन पाली लिटरेचर एज निगंत नाथ पुत्र। ठीक है, यहाँ पे चीजें समझते चलो। पहली चीज यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी कि पाली लिटरेचर में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, निगंत नाथ पुत्र कहा गया है। क्वेश्चन ये है कि ये कौन से रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन से रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो ये जैनिज्म से जुड़े हुए हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैनिज्म हो जाएगा। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकार हुए हैं। ठीक है, कितने तीर्थंकार हुए हैं, 24। इन 24 तीर्थंकार में से जो महावीर स्वामी है ये 24th नंबर के तीर्थंकार है। और सभी तीर्थंकार से एसोसिएटेड एक सिंबल होता है। महावीर स्वामी से एसोसिएटेड जो सिंबल है वो कौन सा है, तो वो है लायन। ठीक है, अब ये जैनिज्म के जो फाउंडर है उनका नाम देख लीजिए। ठीक है, जिनको ओरिजिनेटर भी कहा जाता है, उनका नाम क्या है, उनको ऋषभ देव कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋषभ देव। ये कौन से नंबर के तीर्थंकार है, तो ये 1st नंबर के तीर्थंकार है। इतना भी याद रखेंगे। अब सभी तीर्थंकार से एसोसिएटेड बुल होता है, इनसे एसोसिएटेड सिंबल होता है, इनसे एसोसिएटेड जो सिंबल है वो बुल है। ठीक है, ये बुल के पीछे भी एक स्टोरी है जिसे मैं आगे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा इनको और किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे कि इनको आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि ही इज लॉर्ड ऑफ बिगनिंग। ही इज व्हाट, ही इज लॉर्ड ऑफ बिगनिंग, मतलब कि जिन्होंने इस रिलीजन की शुरुआत करी थी और इनको बिगनर कहा जाता है। तो लॉर्ड ऑफ बिगनिंग जो है, इस कारण से इनको क्या कहा गया है, आदिनाथ कहा गया है। इनको और किस नाम से जाना जाता है, आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा क्यों कहा गया है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि पहली बार मोक्ष के मार्ग के बारे में, कि मोक्ष किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, तो मोक्ष के मार्ग के बारे में पहली बार किसने बताया था, तो ऋषभ देव ने बताया था। इसलिए इनको आदि ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनको अद्वैश्वरा भी कहा जाता है। ठीक है, अद्वैश्वरा मतलब जिन्होंने सारी चीजें जो है क्या कर लिए, कॉन्कर कर लिए। इसके अलावा इनको इक्ष्वाकु भी कहा जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग नाम है किसके, ऋषभ देव के हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आदिनाथ, आदि ब्रह्मा, अद्वैश्वरा, इक्ष्वाकु, ये सब नाम किसके, ऋषभ देव के, ये याद रखना। इसके अलावा महावीर स्वामी के क्या क्या नाम है, तो महावीर स्वामी को पाली लिटरेचर में एक तो निगंत नाथ पुत्र के नाम से जाना ही जाता है। इसके अलावा उनका रियल नेम था वर्धमान। इनको जैना कहा जाता है। जितेंद्रिय मतलब जिन्होंने सारे सेंसेस, सारी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय इनको कहा जाता है। इनको केवलीन कहा जाता है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनके लिए केवल्य या केवलीन वर्ड यूज होता है। तो महावीर स्वामी को भी 42 ईयर्स की एज में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, वो एनलाइटन हो गए थे। तो इनको केवलीन के नाम से भी जाना जाता है और इनको अरिहंत के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जिन मीन्स। ठीक है, जिन का मतलब क्या है जैन फिलोसफी में, तो जिन का मतलब होता है द कॉन्करर। बेसिकली ये जो वर्ड है जिन, ये एक संस्कृत वर्ड जिन से ड्राइव्ड है। ये क्या है, एक संस्कृत वर्ड जिन से ड्राइव्ड है। ठीक है, और जिन का मतलब ही क्या होता है, टू कॉन्कर। जो चीजों को कॉन्कर कर लेते हैं उनको जिन कहा जाता है। क्लियर, तो इसलिए जिन का मतलब जैन फिलोसफी में भी क्या है, द कॉन्करर, जिन्होंने सारी चीजें कॉन्कर कर ली है। अब कॉन्कर से ये मतलब नहीं कि टेरिटरीज कॉन्कर कर ली, रीजन्स एक्वायर कर लिए मारपीट करके। यहाँ पे कॉन्कर का मतलब है कि जिन्होंने अपने सारे जो वर्ल्डली डिजायर्स होते हैं वो सब छोड़ दिए, मोह माया त्याग दी, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, राइट। उसे यहाँ पर कॉन्करर कहा गया है। क्लियर है।
तो जैन फिलॉसफी में जिन मतलब क्या होता है, द कॉन्करर, जो सारी इंद्रियों को जीत चुका है, जिसको कोई मोह माया नहीं है, जो सारे वर्ल्डली डिजायर्स त्याग चुका है, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है जिन। क्लियर है? चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द कॉन्करर। अब देख लेते हैं द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज। अभी मैंने आपको बताया कि जैन रिलीजन के जो फाउंडर है वो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन से नंबर के तीर्थंकार है? तो फर्स्ट नंबर के तीर्थंकार है। ठीक है, इनको ओरिजिनेटर या फाउंडर कह सकते हैं जैन रिलीजन का या जैनिज्म का। इसके बाद अगर मैं ऋषभदेव की बात करूं तो ऋषभदेव से एसोसिएटेड जो सिंबल है वो है बुल। अब इनको बुल इसलिए इनका सिंबल दिया गया है बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म होने वाला था तब इनकी माता को, इनकी जो मदर है, उनको 14 ऑस्पिशियस ड्रीम्स आए थे और हर सपने में इनको एक बुल देखने को मिलता था। तो जो ऋषभ वर्ड है ना, इसका मतलब ही बुल होता है, इसलिए इनका नाम ऋषभ रख दिया गया था और इनसे सिंबल जो एसोसिएट किया गया है वो क्या है? बुल। इनको किन किन नाम से जाना जाता है एक और बार, अभी तो बता चुके, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आदिनाथ, आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा क्यों कहते हैं? बिकॉज इन्होंने सबसे पहली बार मोक्ष का जो मार्ग होता है उसके बारे में लोगों को बताया था। इक्ष्वाकु, अद्वेषरा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इनके बारे में याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्विकली जो है यहाँ पर ऋषभदेव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, महावीर स्वामी के बारे में लेंगे। राइट, महावीर स्वामी से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक बार क्विकली यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, पहली चीज 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। 468 बीसी में, दैट इज 72 इयर्स की एज में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका रियल नेम क्या है? तो वर्धमान इनका रियल नेम है। महावीर स्वामी इनका क्या हो गया? पॉपुलर नेम हो गया। वज्जी क्लैन के फादर थे, इनके फादर सिद्धार्थ वज्जी क्लैन के चीफ थे। इनकी माता का नाम है त्रिशाला। त्रिशाला बेसिकली वैशाली के राजा चेतक की बहन थी, तो वो इनकी माता थी। इनकी वाइफ का नाम है यशोदा, इनकी बेटी का नाम है प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी के हस्बैंड का नाम है जमाली। जमाली को ही महावीर स्वामी का क्या कहा जाता है? पहला डिसाइपल कहा जाता है, तो वो चीज भी आप लोग याद रखना। इन्होंने 30 इयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया था, ये याद रखना। फिर जाम्बिका ग्राम में साल पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एट द एज ऑफ 42 इयर्स। ठीक है, तो तपस्या कितने साल करी इन्होंने? तो 12 साल की तपस्या के बाद इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ पर हुई? जाम्बिका ग्राम, साल ट्री, ऋजुपालिका रिवर। राइट, इन्होंने पावा में अपना पहला सरमन दिया था। कितने डिसाइपल्स थे? 11 डिसाइपल्स थे। इनकी मृत्यु होती है 72 इयर्स की एज में पावापुरी में। ये इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। मेक श्योर जैसे ही आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो, इस टेबल को एक पेपर पे बना लेना, इसमें एक और कॉलम ऐड कर देना। उस कॉलम में आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका रियल नेम क्या है, फादर का नेम, मदर का नेम, उनके बच्चों का नाम, ठीक है, वाइफ का नेम, ये चीजें करना। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है, कितने साल उन्होंने तपस्या करी थी, उन्होंने घर कब त्यागा था, मृत्यु कहाँ पर हुई है, ये सारी चीजें एक और कॉलम बना के गौतम बुद्ध के बारे में ऐड कर देना। ठीक है, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Where was महावीर स्वामी born? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो उनकी मृत्यु हुई है पावापुरी में। उन्होंने कौन सी एज में घर त्यागा था? 30 इयर्स की एज में उन्होंने घर त्यागा था। उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 12 साल की तपस्या के बाद, 12 इयर्स की तपस्या के बाद उनको क्या हुई थी? ही वॉज एनलाइटेंड, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल ट्री के नीचे, जिम्बिक ग्राम में, और कौन सी नदी के पास में? ऋजुपालिका रिवर के पास में। इतनी बातें इनके बारे में याद रखेंगे। मृत्यु कब हुई थी? तो 72 इयर्स की एज में हुई थी पावापुरी में। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, दैट इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पर क्विकली हम लोग महावीर स्वामी की टीचिंग्स हो गई और जो दूसरी चीजें हम लोगों ने आगे नहीं पढ़ा उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। स्पिरिचुअल लाइफ देख रहे हैं, 30 की एज में घर छोड़ा था,
42 की एज में इनको कैवल्य, ठीक है, ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसे कैवल्य, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। पहला सरमन इन्होंने पावा में दिया था, विच इज नियर पटना। इनके डेथ की बात करें, पावापुरी 72 ईयर्स की एज में इनकी हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति बेसिकली उनको यहाँ पर हो गई। टाइटल्स देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको महावीर कहा जाता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट हीरो। इनके लिए जैना या फिर जितेंद्रिय, जिन्होंने सारे सेंसेस, सारी इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए वर्ड यूज होता है जितेंद्रिय। और एक और है इंपॉर्टेंट, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब जो सारी बाउंडेशन से, सारी बॉन्ड से जो है छूट चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, उनके लिए निर्ग्रंथ वर्ड यूज किया जाता है। और निर्ग्रंथ टाइटल किसके लिए था? महावीर स्वामी के लिए था। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए, टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट, ब्रह्मचार्य, दैट इज चेस्टिटी, राइट। ये सारी टीचिंग्स किसकी थी? इनको जैन आगम्स भी कहा जाता है। ये जैनिज्म की टीचिंग्स है, जो महावीर स्वामी जो है अपने बच्चों को पढ़ाते थे, उनके जो भी डिसाइपल्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन सभी को जो है ये टीचिंग्स दी जाती थी। बातें क्लियर है यहाँ पर? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्परर अकबर कन्फर्ड टाइटल ऑफ जगत गुरु अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग जैन फिलोसोफर। एक जैन फिलोसोफर थे जिनका नाम है हीरा विजय सूरी। हीरा विजय सूरी को ही अकबर ने क्या टाइटल दिया था? जगत गुरु का, ठीक है। अकबर इनसे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि वो ऑलमोस्ट नॉनवेज खाना क्या कर चुके थे? छोड़ चुके थे। तो वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? हीरा विजय सूरी से। एक जैन फिलोसोफर है। जगत गुरु का मतलब होता है वर्ल्ड टीचर, ठीक है, जगत के गुरु, वर्ल्ड के टीचर, या फिर द प्रिसेप्टर ऑफ द वर्ल्ड। ये टाइटल अकबर ने दिया था किसको? हीरा विजय सूरी को। और वो इनसे इतने इन्फ्लुएंस हुए थे कि ही ऑलमोस्ट बिकेम वेजिटेरियन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, राइट। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। तो हीरा विजय सूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर जैन ही ब्रेथ हिज लास्ट है, ठीक है। इन्होंने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी पावापुरी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। पहला सरमन कहाँ दिया था इन्होंने? पावा में जो है अपना पहला सरमन दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट, कंप्लीट नॉलेज या कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए किस वर्ड को यूज किया गया है? तो कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए ये लोग कैवल्य वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली जब भी किसी इंसान को पूरी नॉलेज मिल जाएगी तो कहा जाएगा कि वो बंदा एनलाइटन हो गया, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो उसके लिए कैवल्य वर्ड यूज किया गया है। जिस तरीके से 42 ईयर्स की एज में जब महावीर स्वामी जो है व्हेन ही वाज एनलाइटेंड, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनको भी कैवल्य वर्ड दिया गया था। मतलब वो एक कंप्लीट इंटेलेक्ट बन गया, तो उनको एक कंप्लीट नॉलेज जो है पूरी दुनियादारी की वो मिल चुकी थी। और उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? कैवल्य, ठीक है। जिन वर्ड का भी हम लोग देख लिए, जिन वर्ड का क्या है? जिन क्या है? संस्कृत वर्ड जिन से ड्राइव है, जिसका मतलब होता है टू कॉन्कर, ठीक है। चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। द वर्ड कैवल्य ये कंप्लीट इंटेलेक्ट या कंप्लीट नॉलेज के लिए जैन रिलीजन में यूज किया जाता है। महावीर स्वामी को कंप्लीट नॉलेज मिली थी कहाँ पर? साल पेड़ के नीचे, जिम्बिका ग्राम नगर में, ऋजुपालिका नदी के पास में, ठीक है। ये याद रखना, साल ट्री, ऋजुपालिका रिवर नियर जिम्बिका ग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ही गॉट एनलाइटेंड आफ्टर हार्ड पेनेंस फॉर 12 ईयर्स। तो 12 साल तक कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके लिए उनको केवलीन भी कहा जाता है एंड कैवल्य वर्ड भी उनके लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री जो है मैं पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो हमने हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसमें आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाने वाली हूँ, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री ऑलरेडी कवर हो चुकी है, मेडाइवल और मॉडर्न हम साइड बाय साइड कवर करते चलेंगे। ये आपकी सभी वनडे एग्जाम्स, ठीक है, यूपीएससी फाउंडेशन भी ले लो, स्टेट पीएससी ले लो, फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।
आप सबसे पहले डेमो लेक्चर चेक कीजिए, आप पूजा जैन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक डेमो लेक्चर दिया गया है, वो डेमो लेक्चर से एक बार पढ़ के देख लें। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, सारे फैक्ट्स क्लियर होते चल रहे हैं, हिस्ट्री को थोड़ी सी ईजी बनाने की भी कोशिश की गई है, तो अगर वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, सो मेक श्योर टू परचेज दिस ऐप, बट डेमो लेक्चर देखने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो अक्टूबर की मंथली मैगजीन ये आ चुकी है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, एक्सरसाइजेज जो भी हुई है, जो भी इंडेक्स रिलीज हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट न्यूज स्कीम्स, सारी चीज़ें जो है एक ही जगह कंपाइल देखने को मिलेगी। तो ये हमारी अक्टूबर की मंथली मैगजीन है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं वेबसाइट से। इसके अलावा एसएससी जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ई बुक जो है, ये पूजा जैन क्लासेस ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, सभी के जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एक जगह कंपाइल मिल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा एसएससी के बच्चों को और क्या चाहिए, है ना। चलिए, तो इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 69 रुपीज़ का है। पूजा जैन एप्लीकेशन से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बातें क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हमें जितने भी तीर्थंकार है उनको उनके सिंबल से क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आप लोगों को आदिनाथ हम किसके लिए यूज करते हैं, ऋषभ देव के लिए। तो ऋषभ देव का सिंबल क्या है, तो वो है बुल, तो हमें ये पता है। महावीर स्वामी का पता है हमें, वो क्या है, लायन है। पार्श्वनाथ का भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 23rd नंबर के तीर्थंकार थे और इनका सिंबल है स्नेक। और संभवनाथ का क्या है, तो हॉर्स। तो ये सारे जो है तीर्थंकार है और उनसे रिलेटेड कॉग्निजेंस है, ये आप लोगों को याद रखने, राइट। एक बार मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर सारे जो है तीर्थंकार और उनसे एसोसिएटेड जो सिंबल्स है वो लिख दिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4 और एंड के 4 और बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको याद रखने। एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। सो ऋषभ देव का याद रखना है बुल, अजीत नाथ एलिफेंट, संभवनाथ हॉर्स और अभिनंदन नाथ मंकी। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 4 आप लोग देख लीजिए। उसके बाद एंड के, जैसे कि नामीनाथ इनका ब्लू वाटर लिली है, नेमीनाथ इनका कॉन्च है, ठीक है, पार्श्वनाथ इनका स्नेक है और महावीर इनका लायन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इन 8 को याद रखना है, आपको सभी 24 तीर्थंकार के बारे में पता होना चाहिए, उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, बट आप इन 8 को भूलने की गलती नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हिंदी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्न। ठीक है, जो त्रिरत्न डॉक्ट्राइन है ये, दैट इज राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है, तो ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिज्म। तो ये 3 रत्नास याद रखना, हमें राइट फेथ होना चाहिए, हमें सही नॉलेज होनी चाहिए और हमारा जो कंडक्ट है, हमारे जो एक्शंस है वो भी हमेशा सही होने चाहिए। तो ये 3 रत्ना किसकी फिलॉसफी है, जैनिज्म की। इस चीज को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। स्यादवाद ये कौन सी डॉक्ट्राइन है, तो ये डॉक्ट्राइन जो है हमारी रिलेटेड है जैनिज्म से। स्यादवाद के अलावा अनेकांतवाद भी याद रखना, ये भी कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है, तो ये जैनिज्म से। अब समझ लो कि ये स्यादवाद और अनेकांतवाद है क्या। देखो, अगर मैं स्यादवाद की बात करूं तो स्यादवाद ये कहा जाता है कि हर स्टेटमेंट जो है ना वो रिलेटिवली करेक्ट हो सकता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ सही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग सही हो। लाइक मान लो कि मेरे अकॉर्डिंग नॉनवेज खाना सही है, बट आप लोगों के अकॉर्डिंग शायद वो चीज़ सही नहीं हो सकती। तो रिलेटिवली जो चीज़ मेरे लिए सही है वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए सही होगी, राइट। तो यहाँ पर रिलेटिवली जो है ऐसा कहा गया कि मान लो रिलेटिवली कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो रिलेटिवली वो चीज़ शायद एग्जिस्ट नहीं भी करती होगी, राइट। बहुत से लोग साइंस में बिलीव करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, बहुत से लोग भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। तो ये है हमारी स्यादवाद की थियरी। इन शॉर्ट एक डॉक्ट्राइन है ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट के नो व्यू इज राइट। जरूरी नहीं है कि मेरा जो देखने का नजरिया है वही सही है, सामने वाले का भी सही हो सकता है और सामने वाले के अकॉर्डिंग शायद मेरा नजरिया गलत है। तो ये है हमारी स्यादवाद थियरी, ठीक है, जैनिज्म की। तो यहाँ पर नो व्यू इज राइट इन एवरी एस्पेक्ट एवरी रिस्पेक्ट, वो हमारी स्यादवाद थियरी है। उसके अलावा अब आप अनेकांतवाद देख लो। अनेकांतवाद इसका बिल्कुल अपोजिट कहता है। ये कहता है कि
एवरी व्यू इज राइट इन सम रिस्पेक्ट। तो ये जैन लॉजिक इसलिए मैंने कहा है कि जहां उनकी एक थियरी ये कह रही है कि आपका जो भी व्यू होगा या हर व्यू किसी ना किसी रिस्पेक्ट में शायद सही हो सकता है, किसी ना किसी एस्पेक्ट में सही होता है, वहीं इनकी स्यादवाद थियरी कहती है कि नो व्यू इज राइट इन एवरी रिस्पेक्ट, राइट। तो ये है हमारा जैन लॉजिक। बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद ये कौन से डॉक्ट्राइन या कौन से रिलीजन का डॉक्ट्राइन है, तो ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है। बातें समझ में आ गई, याद रखेंगे स्यादवाद और अनेकांतवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन, इसमें से कौन सी अर्लीस्ट होली बुक है? तो बहुत से लोग इसमें 12 अंगास कर कर आते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है 12 उपांगास, सॉरी 12 पूर्वास। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 12 पूर्वास। बेसिकली क्या हुआ था, महावीर स्वामी के पहले से, मतलब ऋषभ देव के टाइम से ही उनकी टीचिंग्स जो है वो क्या होती थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती थी, बट लिख के नहीं होती थी। वो सारी चीज़ों को मेमोराइज किया गया था। तो वो जितनी भी मेमोराइज चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे जो टेक्स्ट फॉर्म हुए हैं उन्हीं को क्या कहा गया है? 12 पूर्वास। प्रॉपर जो लिखना शुरू हुआ था वो महावीर स्वामी के टाइम पर। महावीर स्वामी की सारी टीचिंग्स जो है प्रॉपर लिखी गई है, बट उसके पहले जितने भी 23rd तीर्थंकार जो है उनकी जो भी टीचिंग है वो मेमोराइज होकर जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हुई है, ठीक है। तो याद रखना 14 पूर्वास ये क्या है हमारी, तो सबसे अर्लीस्ट होली बुक कही जाती है जैनिज्म की, याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वास, 14 पूर्वास। यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 12 अंगास या उपांगास कर देंगे, बट ये बात सही नहीं है। जब जैन काउंसिल्स हुई थी, जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वैसे ही 2 जैन काउंसिल्स भी हुई थी। तो पहली जो जैन काउंसिल थी उसमें इन 12 अंगास को बनाया गया था, लिखा गया था, और नेक्स्ट हुई थी उसमें 12 उपांगास जो है उन्हें कंपाइल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये अर्लीस्ट होली बुक है जैनिज्म की, दैट इज द पूर्वास। चलिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि ये जो है ना, इट वॉज प्रीच, जो पूर्वास है, इट वॉज प्रीच्ड बाय ऑल तीर्थंकर्स। ये कैनोनिकल लिटरेचर ऑफ जैनिज्म इज क्लेम्ड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम आदिनाथ। जब ऋषभदेव आए थे तभी से लिटरेचर्स फॉर्म होना शुरू हो गए थे, बट कोई उसे लिख नहीं रहा था, मेमोराइज, टीचिंग्स को मेमोराइज किया जा रहा था। इट इज सेड कि ये जो टीचिंग्स है वो फॉरगॉटन एंड वर रिवाइव्ड बाय तीर्थंकर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो जो टीचिंग्स तीर्थंकार की जो थी महावीर स्वामी के पहले की, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को क्या कहा गया है? पूर्वा कहा गया है। तो टोटल 14 पूर्वास है जिनको मेमोराइज किया गया था, पास हुआ था जनरेशन बाय जनरेशन। तो उन चीजों को याद रखना, बट लेटर इट लॉस्ट इन ऑब्लिवियन। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन? तो श्वेतांबर क्रीड के फाउंडर कौन है? सो बेसिकली बहुत साल पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे, तब मगध में आया था फेमाइन। तब मगध में क्या आया था? फेमाइन। तो इस फेमाइन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो कि उस समय मौर्यन एम्पायर के रूलर थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिगंबर्स, ठीक है, 2 थे, एक थे स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रभाव। ये दिगंबर और श्वेतांबर तो बाद में कन्वर्ट हुआ है। तो भद्रबाहु जो है वो क्या हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला चले गए, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो यहाँ पर जब मगध में फेमाइन आया था तो जैनिज्म 2 गुटों में बट गया। एक गुट ये कह रहा था कि हमें यहाँ पर फेमाइन आया तो यहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए। दूसरा गुट ये कह रहा था कि नहीं, अगर हम लोग बचे ही नहीं तो जैनिज्म को आगे प्रोपोगेट कौन करेगा? तो वो कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु का मानना था कि अगर हम यहाँ पे रुक गए तो हमारे रिलीजन को आगे कौन प्रोपोगेट करेगा, क्या पता जैनिज्म का यहाँ पर अंत हो जाए इसके साथ। तो इसलिए भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला चले गए। बट स्थूलभद्र ये कहाँ पे रुके? ये मगध में ही रुके और इन्होंने यहाँ के लोगों की मदद करी, राइट। तो स्थूलभद्र जो है इन्होंने श्वेतांबर क्रीड की शुरुआत करी, ठीक है। ये 2 जैनिज्म बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक श्वेतांबर होता है और दूसरा दिगंबर होता है। तो श्वेतांबर क्रीड के फाउंडर है स्थूलभद्र और दूसरे थे दिगंबरास। दिगंबरास कौन है? तो इनके क्रीड के फाउंडर कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ चले गए हैं? कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र,
ठीक है। स्थूलभद्र, श्वेतांबर, श्वेतांबर्स वो जिन्होंने, वो जैन लोग जो सफेद कपड़े पहनने लगे थे, और दिगंबर्स अभी भी वही लोग हैं जो नेकेड घूमते हैं। ओके, चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1 स्थूलभद्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 13। द फर्स्ट जैन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज एट, तो बेसिकली 2 जैन असेंबली हुई थी, जिसमें से जो फर्स्ट जैन असेंबली थी वो कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र। अब हम लोग देख लेते हैं दोनों असेंबलीज के बारे में, दोनों जो काउंसिल्स हुई थी ये कहाँ पर हुई थी वो देख लेते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट जैन काउंसिल, ये 300 BC में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो स्थूलबाहु थे। ठीक है, स्थूलबाहु या स्थूलभद्र, दोनों आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है स्थूलभद्र। कहीं कहीं आपको स्थूलबाहु देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको स्थूलभद्र देखने को मिलेगा, बट इसका करेक्ट आंसर है स्थूलभद्र। ठीक है, ये याद रखना। ये कहाँ पर हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। यहाँ पर 12 अंगास का कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। 512 AD सेकेंड काउंसिल, देवार्धी जो है इसके प्रेसिडेंट थे। कहाँ पर हुई थी, तो वल्लभी में हुई थी। यहाँ पर 12 अंगास और 12 उपांगास दोनों क्या हो गए थे, कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब ये क्वेश्चन बनेगा कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल, तो आपको स्थूलबाहु भी देखने को मिलेगा, स्थूलभद्र भी देखने को मिलेगा, बट इसका करेक्ट आंसर स्थूलभद्र है। कुछ कुछ बुक्स में स्थूलबाहु को भी करेक्ट आंसर कहा गया है, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर इज स्थूलभद्र। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अपन को क्या करना है, स्थूलभद्र करना है। तो पहले जो जैन काउंसिल हुई थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे स्थूलभद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पर भी आप लोग जब PDF मिले तो इसको करेक्ट कर लेना, राइट। कहाँ पर हुई है, पाटलिपुत्र में 12 अंगास हुए 300 BC में, और दूसरी 512 AD में हुई है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, समाधि मरण। ठीक है, ये किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, समाधि मरण जिसे सल्लेखना पद्धति भी कहा जाता है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पर्सन इस पद्धति को अपना रहा है या समाधि मरण करना चाहता है, तो वो अपने पहले तो फूड इनटेक बहुत कम कर देगा, ऑलमोस्ट वो फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे जो है वो अपनी मृत्यु त्यागना चाहते हैं कि धीरे धीरे उनकी लाइफ जाए। उसे क्या कहा जाता है, सल्लेखना पद्धति, जिसके थ्रू वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसी पद्धति के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना जीवन त्यागा था। ठीक है, तो सल्लेखना पद्धति या फिर समाधि मरण कहे, दोनों सेम चीज है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ, भद्रबाहु के साथ कहाँ गए थे, श्रवणबेलगोला, ठीक है, कर्नाटका में, वहीं पर उन्होंने सल्लेखना पद्धति से अपने क्या करा था, जीवन त्यागा था। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन फिलॉसफी। यहाँ पे समाधि मरण जिसे सल्लेखना कहा जाता है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब एक जैन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में, ये कौन से जैन तीर्थंकारा से एसोसिएटेड है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आदिनाथ, दैट इज ऋषभदेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जैनिज्म को कौन लेके गए थे और किसने प्रोपोगेट करा था, तो कौन है, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन गए थे, भद्रबाहु। कहाँ गए थे, कर्नाटका, श्रवणबेलगोला। तो इसलिए कहा जाता है कि साउथ इंडिया में जैनिज्म को प्रोपोगेट करने का काम भद्रबाहु ने करा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, दैट इज भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी, तो पावापुरी में ली थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड एज जैन सिद्ध क्षेत्र ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एसोसिएशन विद पार्श्वनाथ। जो सम्मत शिखर है ये एक जैन सिद्ध क्षेत्र इसको कहा जाता है, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये पार्श्वनाथ जो है, जो कि हमारे 23rd तीर्थंकर थे, इनसे एसोसिएटेड सिंबल क्या है, स्नेक है। तो उस चीज को भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे पूछा गया है प्रभासगिरी, ये एक पिलग्रिम स्पॉट है। ये किसका पिलग्रिम स्पॉट है, तो ये एक फेमस जैनिज्म पिलग्रिम स्पॉट है, याद रखना प्रभासगिरी। अभी हम लोगों ने एक और देखा था सम्मित शिखर, इसे भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये पार्श्वनाथ से रिलेटेड है, जैन स्पॉट है, ये भी जैन पिलग्रिम स्पॉट है, जो कि कौन से नंबर के तीर्थंकार थे, 23rd नंबर के तीर्थंकार थे, और इनसे एसोसिएटेड सिंबल क्या है, स्नेक है। ठीक है, अजीतनाथ भी याद रखो। यहाँ पर अजीतनाथ सेकंड तीर्थंकार है, इनसे एसोसिएटेड सिंबल क्या है, एलिफेंट।
ठीक है, चलिए ये है कहाँ पर प्रभासगिरी, तो ये आपको इलाहाबाद के पास में देखने को मिलेगा। और ये जो हमारे 6th नंबर के तीर्थंकर थे जैनिज्म के, लॉर्ड पद्म प्रभु, उनसे एसोसिएटेड है, राइट। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जैनिज्म। ऑब्वियस हो जाते हैं ये आंसर्स क्योंकि हम जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, पर ठीक है हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते चल रहे हैं। Who is said to have become the chief of Jain Sangh after the death of महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जो है, जो जैनिज्म है उसके चीफ, या जो जैन संघ है उसके चीफ बने थे, तो उनका नाम है सुधर्मा, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सुधर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ एंशिएंट जैनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहले तो इन सर्कल कर लो कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके सॉरी, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो जैनिज्म जो है उसको साउथ इंडिया में किसने स्प्रेड करा था, तो स्थूलबाहु ने करा था, नहीं किसने करा था, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, भद्रबाहु ने करा था, भद्रबाहु ने करा था साउथ इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया, हमें कौन सा ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द जैन्स हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र। जी नहीं, श्वेतांबर्स वाले जो है वो स्थूलभद्र के लोग हैं, ठीक है। स्थूलभद्र का जो सेक्ट था, जो जैनिज्म वाला डिविजन था, उन लोगों को श्वेतांबर्स कहा जाता है। तो आप ना एस से करके याद रख सकते हो, एस फॉर स्थूलभद्र, एस फॉर श्वेतांबर्स। तो ये आपको एक एटलीस्ट एक याद रहेगा, तो भद्रबाहु दिगंबर से रिलेटेड है, वो चीज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, राइट। चलिए, जैनिज्म एंजॉय द पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारवेल इन द 1st century, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 4th भी देख लें, इन द इनिशियल स्टेट ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट, ये भी गलत है, ठीक है। तो 3rd स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इनको जो कलिंग किंग थे खारवेल, उनके पेट्रोनेज के अंडर ये लोग रहे हैं, 1st century की बात चल रही है वहां पर, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज द शेल्टर हाउस, तो बराबर की गुफाओं को अपने घर की तरह किसने यूज करा था, तो वो थे हमारे आजीविका सेक्ट के लोग, ठीक है। आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन है, तो मखाली घोष है, मखाली घोष क्या है, सेक्ट के फाउंडर है। इस सेक्ट के लोग जो है एक चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, एक फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, दैट इज फेट, ठीक है, दैट इज किस्मत। जो हमारी नियति में लिखा है वो चीजें होगी, ऐसा उनका मानना है कि हमें कुछ भी लाइक यू नो, जैसे कि जैनिज्म में एक मार्ग है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। एक मिडिल पाथ हमको बुद्धिज्म में भी देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सट्रीम पाथ्स यूज किए जाते हैं जैनिज्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बट आजीविका सेक्ट के फाउंडर का ये कहना है, दैट इज मखाली घोष का ये कहना, उनकी फिलॉसफी ये कहती है कि हमें लिबरेशन की प्राप्ति के लिए हमारी किस्मत ऑटोमेटिकली गाइड करेगी, हमें अलग अलग पाथ्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हमारी फेट में लिखा है वो हमारे साथ हो गई, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसमें भी यही है कि हमारी फेट हर इंडिविजुअल को गाइड करेगी कि वो किस तरीके से ये जो बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल है उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो उनको लिबरेशन कैसे मिलेगा, तो वो गाइडेंस कौन करेगी, हमारी फेट हमारा गाइडेंस करेगी। तो इनकी पूरी फिलॉसफी जो है वो फेट पर सेंटर्ड है, याद रखना। फाउंडर कौन है, मखाली घोष। इनिशियली मखाली घोष की अगर मैं बात करूं तो ये महावीर स्वामी और जैनिज्म से एसोसिएटेड थे, पर बाद में इनकी फिलॉसफीज उनसे तालमेल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने छोड़कर अपना खुद का एक सेक्ट शुरू करा था जिसे उन्होंने आजीविका सेक्ट कहा था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय, अभी मैंने आपको बता दिया, इट इज मखाली घोष जो है इसके क्या है फाउंडर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मखाली घोष। क्लियर है बातें। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है वो देख लीजिए। मखाली घोष ये मैं बता चुकी हूँ कि वो महावीर स्वामी के ही डिसाइपल थे अर्ली पीरियड में, बट इन लोगों की डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, तो इन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट एक क्रीड स्टार्ट करी जिसे आजीविका सेक्ट कहा जाता है, ओके। नित्यवाद अगेन, नित्य का मतलब ही फेट होता है, तो नित्यवाद जो है वो कौन से सेक्ट का कौन से सेक्ट इस चीज में बिलीव करता है, तो मैं अभी बता दूं, ये सेक्ट ऐसा है जिसका पूरी फिलॉसफी जो है सेंटर्ड किस पर, तो
फेट के ऊपर जो है सेंटर्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आजीविका सेट। एक बार हम डिटेल्स देख लेते हैं। नित्यवाद जो है, सॉरी नियतिवाद, नॉट नित्यवाद, सॉरी नियतिवाद जो है, नियति वर्ड ही काय के लिए यूज होता है, फेट, नित्य वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, बोलो, है ना, नियति वर्ड है। तो जो आजीविका सेक्ट है, सेंट्रल बिलीफ वाज दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड बाय फेट, कि सारी चीजें पहले से ही हमारी किस्मत, हमारी नियति में प्री डिटरमाइंड है, राइट। हम हमारी किस्मत का लिखा बदल नहीं सकते, यही किसका कहना था, मखाली घोष का कहना था। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म स्टेट्स दैट कि नो फ्री विल एंड दैट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इज हैपनिंग, जो होना है वो होएगा ही, उसको कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है। जो हमारी किस्मत में लिखा गया है वो 101% होगा, क्लियर है। तो हमें अलग अलग एक्सट्रीम मार्ग या मिडिल मार्ग या मध्य मार्ग को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो किस्मत है वो खुद हमें गाइड करेगी कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए और मोक्ष से प्राप्ति पानी चाहिए, राइट। ये मखाली घोष है, इसको नियतिवाद भी कहा जाता है। ये आजीविका सेक्ट से एसोसिएटेड है, उस चीज को भी आप लोग याद रखना। Who was the first disciple of Lord महावीर, स्टार्टिंग में ही बता दी थी, उनके जमाई थे जिनका नाम है जमाली, ये पहले डिसाइपल थे। During the severe famine in Magad, which Jain group stayed in Magad, तो मगध में जो लोग रुके थे उन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। वो लोग कौन थे, श्वेतांबर्स थे। और श्वेतांबर के फाउंडर कौन है, स्थूलभद्र, एस और एस से याद रखना है। तो यहाँ पर जो रुके थे वो श्वेतांबर्स थे और इस क्रीड के फाउंडर कौन है, स्थूलभद्र। तो ये भी चीज आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्वेतांबर। जो लोग गए थे वो दिगंबरस थे, दिगंबरस के फाउंडर कौन है, भद्रभाव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन, ठीक है। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल है जैन डॉक्ट्राइन के ऊपर, ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस, ठीक है। आप कठिन तपस्या के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, देखो कर्म विनाश का सबसे पक्का तरीका है तपस्या करना, राइट। इसके बाद कहा है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। जैनिज्म में ये भी कहा गया है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी सोल होती है। वो लोग चींटी को भी नहीं मारते, अगर आप लोगों को पता हो। मेरी एक फ्रेंड थी, वो जैन थी, तो वो बताती थी कि वो किस तरीके से छोटे छोटे जानवर को, अपन तो कैसे ना कि कोई चींटी वीटी दिखती तो यार, लाल चींटी दिखती तो पहली फुर्सत में अपन उससे मार देते, बट उन लोगों ने कभी भी किसी भी जीव जंतु का, छोटी से छोटी चींटी को भी, ठीक है, कभी मारा नहीं है। ये बहुत एक्सट्रीमिज्म में ये लोग चाहते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद कर्मा जो है, कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ये भी बात है किसकी, जैन डॉक्ट्राइन की। इसमें कहा है कि कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल, ठीक है। ये हमारी आत्मा का अभिशाप है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। जैनिज्म में इस चीज को कहा जाता है। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई ऋषभनाथ इज कॉल्ड आदि ब्रह्मा और आदिनाथ। आदि ब्रह्मा मैं बता दी हूँ, आदिनाथ बिकॉज उनको लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग कहा जाता है। आदि ब्रह्मा बिकॉज ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने मोक्ष मार्ग के बारे में बताया था ना, स्टार्टिंग में हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलेगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विच वेदा मेंशंस 2 तीर्थंकर ऋषभ एंड अष्टनेमी, ठीक है। ये कौन से वेदा में इन 2 तीर्थंकारों का नाम देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब